चाय की ट्रे लेकर जाती हुई उर्मिला के पांव एकाएक जहाँ थे वहीं ठिठक गए जब उसके कानों में पड़ोस की प्रभावती ताई की आवाज़ पड़ी, जो उसकी माँ से कह रही थी, अरे नंदा, कब तक घर में बैठाकर रखोगी जवान विधवा बेटी को? अभी तो उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है सामने। जब तक तू और भागीरथ भाई साहब हैं तब तक तो जैसे तैसे दिन काट लेगी बेचारी। लेकिन माँ बाप ज़िंदगी भर थोड़े ही साथ देते हैं, फिर भाई भाभी का क्या पता। अच्छी भाभियाँ नसीब वालों को ही मिलती हैं, और तेरी उर्मी इतनी नसीब वाली होती तो आज वैधव्य का कलंक ना होता उस बेचारी के माथे पर दीदी, उस लड़के के एक बेटी है। शादी करते ही मेरी उर्मी पत्नी के साथ साथ 5-6 साल की बच्ची की माँ बन जाएगी। सबकी नज़र मेरी बच्ची पर होगी। वो कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी? माँ की दुख और निराशा में डूबी आवाज़ उर्मी को भी दुखी कर गई। नंदा, मैं समझ सकती हूँ कि कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी को सौतेली माँ बन किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़े, पर ज़रा शांत दिमाग से सोच। हमारी उर्मी विधवा है और हमारे समाज में विधवा विवाह अभी आम बात नहीं है। पुरुष तो बुढ़ापे तक भी विवाह कर लेता है, पर यदि स्त्री के माथे पर विधवा की मोहर लग जाए तो उसे तो इंसान होने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसकी उस अवस्था की जिम्मेदार वही है। और तो और कितने ही पुरुषों की नज़र बदलते देर नहीं लगती। ऐसे में तू और भाई साहब कब तक उसकी ढाल बने रहोगे? शादी कर दोगे तो वहाँ वह सौतेली ही सही माँ और पत्नी बनकर सम्मान से जी तो पाएगी। कुछ समय के संघर्ष के बाद वही उस घर की मालकिन होगी। फिर सोच, लड़के में भी कोई कमी नहीं है। अभी 30-32 साल का जवान ही है। 3 साल पहले पत्नी चल बसी तो लोगों के लाख समझाने पर भी शादी नहीं की, पर अब जब माँ भी बीमार रहने लगी तब सबने समझाया कि अब उस घर में किसी स्त्री का होना कितना ज़रूरी है। तब जाकर माना दूसरी शादी के लिए। प्रभावती ताई की आवाज़ में उसके लिए जो फिक्र झलक रही थी, उसकी सत्यता असत्यता का कोई प्रमाण तो नहीं था। वह चाह कर भी उर्मी उनकी बातों से असहमत नहीं हो पा रही थी, और उसकी माँ ने तो मानो ताई के समक्ष हथियार डाल दिया था। पापा को भी माँ और ताई ने मिलकर समझा लिया। बाल विधवा उर्मी अब फिर से सुहागन बनने जा रही थी, पर मन में उल्लास की जगह भय था। सुहागिन होने का सुख तो उसने भोगा नहीं, पर अब सुहाग के प्रकाश में सौतेली माँ की स्याह परछाई भी साथ साथ चलेगी। घर में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं, पर जो चहल पहल, उमंग, उत्साह आमतौर पर ऐसे अवसर पर होता है, वह लुप्त था। सभी तैयारियां ऐसे शांतिपूर्ण हो रही थीं जैसे कोई अनैतिक कार्य करने की तैयारी हो रही हो। जब तब माँ उर्मी को नज़र भरकर उसकी ओर ऐसे देखती जैसे वह उसे बलि के लिए तैयार कर रही हैं। उन्हें इस प्रकार कातर नज़रों से अपनी ओर देखते हुए उर्मी देख लेती तो वो नज़रें चुराकर वहाँ से हट जाती, पर उनकी आंखों में अपने लिए दया का ये भाव उसे भीतर तक बेध जाता। वह माँ को समझाना चाहती है कि वह उसे दया का पात्र न समझें, उसके पुनर्विवाह को अपराध न समझें, पर कह नहीं पाती। कैसे कहती? बचपन से अब तक कभी बड़े छोटे के अंतराल को ख़त्म ही नहीं कर पाई। बेटी तो बन गई, पर कभी अपने मन के उथल पुथल को माँ के सामने नहीं कह सकी। माँ भी तो इतना प्यार करती हैं, पर कभी उससे खुलकर बात नहीं करती, ना जाने क्यों। पर ऐसा ही है उर्मी का रिश्ता उसकी सगी माँ से। अब वह भी माँ बनने जा रही है, उस बच्चे की जो उस घर में उसके 5-6 वर्ष पहले से रहती है, जिसे वह जानती नहीं है। यूँ तो माँ ही अपने बच्चे को सब कुछ सिखाती है, और परवरिश के साथ साथ धीरे धीरे उसमें अपने संस्कार और गुणों का रोपण करती है। अपनी ममता, दुलार और देखभाल से उसका पोषण करती है। उस नव पल्लवित कोपल में अपने संस्कारों की सुगंध भरती है। और उसे तो ये सब करने का अवसर ही नहीं मिला, और किसी अन्य के रोपित पौधे की मालिक बनकर उसको वृक्ष बनाना है। कैसे करेगी वह ये सब? भीतर ही भीतर इन्हीं झंझावातों से लड़ती उर्मी अपने मन के उथल पुथल को अपने आप में समेटे, आँखों में बिना रंगीन सपने संजोए दुल्हन बन गई, और रातों रात रिश्तों का एक लंबा अंतराल पार कर लिया। कल तक अपने घर में सिर्फ बेटी और बहन के रिश्ते से अलंकृत उर्मी 7 फेरे खत्म होते होते कई रिश्तों की सीढ़ी चढ़ गई।
की पहली किरण के निकलने से पहले ही वह पत्नी, बहू, भाभी आदि बनने के साथ माँ की गरिमापूर्ण पदवी से सजा दी गई। किंतु इस उपलब्धि की खुशी नहीं, भय था। साथ ही अपने वैधव्य के दोष को दूर करने के लिए किए गए समझौते का दंश, जो उसके अंतस को कचोट रहा था। अपने घर की मान मर्यादा को बनाए रखने तथा किसी को शिकायत का अवसर न देने जैसे तमाम सुझावों, सलाहों, आंसुओं और आशीषों के साथ उसकी विदाई हुई। बहू, ये घर अब तुम्ही को संभालना है। मेरा अब क्या ठिकाना कि कब ऊपर से बुलावा आ जाए। सुहास तो दूसरा तो विवाह ही नहीं करना चाहता था। बहुत समझाया सबने कि दादी पूरी जिंदगी तो रहेगी नहीं, बिन माँ के लड़की को कैसे पालेगा, तब माना है। अब तरु तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे पूरी आशा है कि तुम इसका पूरा ख्याल रखोगी, इसे कोई परेशानी नहीं होने दोगी। सासू माँ के अपनत्व भरे शब्दों से उर्मी को संबल मिला। उसका मन हुआ कि वह उनसे अपने मन का सारा डर कह दे, पर साहस नहीं जुटा सकी। विकृत में सिर हिलाकर इतना ही कह सकी, आपके आशीर्वाद की छाया में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को कोई परेशानी ना हो। यशोदा देवी बहू की मधुर आवाज़ सुनकर खुश हो गई और मन ही मन खुश होती मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। सांझ की स्याही ज्यों-ज्यों गहराती जा रही थी, उर्मी की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। उसे पता है कि श्वास भी आते ही सबसे पहले उससे अपनी बेटी तरु का ही जिक्र करेगा और उम्मीद करेगा कि मैं उसे आश्वस्त कर सकूं। पर कैसे? क्या मेरे आश्वासन देने मात्र से उसे विश्वास हो जाएगा? यदि नहीं तो मेरे कुछ भी कहने का क्या लाभ? क्यों ना सब समय पर ही छोड़ दें। समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। समय और परिस्थितियां मनुष्य को जिस मजबूती से सिखा सकती हैं, वो कोई व्यक्ति लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सिखा सकता। सोचते सोचते विवाह की न जाने कितनी ही रस्मों से थकी उर्मी कब नींद के आगोश में समा गई, उसे पता ही नहीं चला। उर्मी अलमारी से कपड़े रखने में तल्लीन थी। तभी उसे एहसास हुआ शायद पीछे कोई है। वह मुड़ी तो देखा दरवाजे पर स्कूल की ड्रेस पहने, बाल बिखरे हुए, हाथ में कंघी और रबड़ लिए सहमी सी तरु खड़ी थी। डरी डरी सी उसकी ओर देख रही थी, पर ना तो अंदर आ रही थी न ही कुछ बोल रही थी। उर्मी ने अलमारी बंद करते हुए कहा, आओ अंदर आओ ना। वहाँ क्यों रुक गई? वह धीरे धीरे भीतर आई और बेड के पास चुपचाप खड़ी हो गई। उर्मी समझ गई कि वह बाल बंधवाने के लिए आई है, परंतु वह देखना चाहती थी कि वह खुद बोलती है या नहीं। इसलिए वह व्यस्त होने का दिखावा करती हुई कभी बिस्तर ठीक करती तो कभी टेबल साफ करने लगी, पर तरु चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उर्मी ही बोली, आप कुछ बोलो भी। तरु, कुछ काम है? वह बेटा बोलना चाहती थी, पर ना जाने क्यों अजीब महसूस हुआ और जबान अपने आप ही रुक गई। बेटा शब्द उसके लिए अजनबी जो था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जबान पर ना आ सका। आंटी, दादी कह रही हैं कि आपसे चोटी बनवा लूँ। तरु डरती हुई बोली। तो ठीक है, इसमें डरने की क्या बात है, आओ मैं बना देती हूँ। उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए उर्मी बोली। चोटी बनाकर उसके कोमल किंतु खुश्की से रूखे कपोलों को देखकर उर्मी बोली, चेहरे पर कुछ नहीं लगाया? देखो त्वचा कितनी सूख गई है। कहकर उसने लोशन निकालकर उसके चेहरे और हाथ पैरों पर अच्छी तरह से लगाया। फिर उसके होंठों पर बाम लगाया और पूरी तरह तैयार करके उसे भेज दिया। उसका यह स्नेहिल अपनापन पाकर तरु मन ही मन खिल गई, परंतु बाल सुलभ संकोच और अनजानेपन के कारण कुछ कह न सकी। उसके चेहरे के परिवर्तन को श्वास ने भी महसूस किया। रोज ही वह उर्मी के पास आकर चुपचाप खड़ी हो जाया करती। पहले शुरू में दरवाजे पर ही तब तक खड़ी रहती जब तक उर्मी उसे भीतर आने को न कहती। फिर धीरे धीरे भीतर आने लगी, लेकिन तब तक नहीं बोलती जब तक उसे उर्मी पूछती नहीं। जब से वह उर्मी के से बाल बनवाने लगी है, तब से उसकी कोमल त्वचा की भी देखभाल हो जाती है। पहले उसके गाल फटे फटे से रहते थे, उनमें रूखेपन से खिंचाव के कारण दर्द भी होता था। कभी कभी होंठ भी फट जाया करते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होता। कक्षा में उसके जो सहपाठी मित्र उसे पहले चिढ़ाया करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, भाई अब उसको जिज्ञासु नज़रों से देखते हैं, उसमें आए बदलाव का कारण जानना चाहते हैं। अध्यापिका ने भी
उसे स्वच्छ और इस्त्री किए ड्रेस पहनकर आने के लिए उसे चॉकलेट दिया। तब उसको अपनी नई आंटी पर गर्व हुआ था। घर आकर उसने खुशी खुशी दादी को बताया। अब वह कंघी लेकर कमरे के गेट पर नहीं खड़ी होती, बल्कि सीधे कमरे में आकर उर्मी के हाथ में कंघी दे देती। उर्मी ने उसका लंच बॉक्स उसके बैग में रखा और रसोई में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी वह एक हाथ में कंघी और रबड़ तथा दूसरे हाथ में जूते लिए उसके सामने आ खड़ी हुई। उर्मी ने एक पल को उसकी ओर देखा, फिर कतराकर बगल से निकल गई। आंटी, मेरी चोटी बना दो। उर्मी को अपनी ओर ध्यान न देते देख तरु साहस करके धीमी आवाज़ में बोली। वह रुक गई और पलट कर देखा। उसके मासूम चेहरे को देखकर उसका मन हुआ कि उसको आंख में भर ले, पर अपनी भावनाओं को छिपाते हुए सपाट स्वर में बोली, मेरी एक शर्त है, प्रॉमिस करो, मानोगी तो बनाऊंगी चोटी। उर्मी की बात सुन सुहास चौंक गया। अखबार से नजरें हटाकर अकस्मात उर्मी के चेहरे पर टिक गईं। ठाकुर जी को नहलाते हुए सासू माँ के हाथ रुक गए। दोनों के मस्तिष्क में एक साथ ख्याल आया। आखिर शुरू कर दिया अपना सौतेलापन दिखाना। प्रॉमिस? तभी तरु बोली, ओके, तो प्रॉमिस करो कि आज से तुम मुझे आंटी नहीं बोलोगी। उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए उर्मी बोली, ठीक है आंटी जी, प्रॉमिस। तरु इतनी मासूमियत से बोली कि एक साथ सुहास और सासू माँ की हंसी छूट गई, पर दोनों ने अपनी आवाज़ें दबा लीं। अच्छा जी, प्रॉमिस भी कर रही हो और आंटी जी भी बोल रही हो। उन दोनों से अनजान उर्मी मीठी सी झिड़की देती हुई बोली। तो क्या बोलूं? उसने पूछा। मम्मी, मम्मी बोलोगी तभी मैं आपके काम करूंगी। आप ही सोचो ना, किसी की आंटी क्या रोज़ रोज़ किसी बच्चे को तैयार करती हैं? नहीं ना, सबकी मम्मी अपने बच्चे को तैयार करके भेजती हैं। मैं भी वैसे ही भेजती हूँ। फिर आप मम्मी क्यों नहीं बोलते? उसने तरु के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। पर मेरी मम्मी तो भगवान जी के घर गई हैं ना, तो मैं आपको कैसे बोलूं? कि भगवान जी ने ही तो मुझे आपके पास भेजा है। वो मुझसे कह रहे थे कि तरु को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें उसके पास होना चाहिए। क्या अब भी आप मुझे आंटी बोलोगी? उर्मी तरु के मासूम चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए बोली। उसकी इस बात को सुन यशोदा देवी ने ठाकुर जी के चरणों में माथा टेक कर धन्यवाद किया। सुहास ने गहरी सांस लेकर कुछ ऐसे निश्वास छोड़ा मानो अब तक की सारी चिंताओं को बाहर निकाल दिया और मुस्कुराता हुआ पुनः अखबार में नजरें गड़ा दिया। फिर तो आज मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी कि मेरी मम्मी वापस आ गईं। तरु खुशी से चहकती हुई बोली। अच्छा, तो अब तक आपने क्या बताया था अपने फ्रेंड्स को मेरे बारे में? उर्मी ने उसके कोमल गालों को प्यार से खींचते हुए पूछा। तरु ने अपराधी की भांति सिर झुका दिया। कोई बात नहीं, आ जाओ, आपकी चोटी बनाते हैं। शूज़ भी पॉलिश करने हैं, तपाक से बोली तरु। हाँ हाँ, वो भी हो जाएंगे। कहते हुए उसका हाथ पकड़े उर्मी कमरे में चली गई। सुहास और यशोदा देवी की यह चिंता दूर हो गई थी कि नई बहू पता नहीं तरु को प्यार करेगी या नहीं। दोनों ही उर्मी से खुश थे। उसने तरु की पूरी जिम्मेदारी कुशलता से संभाल ली थी। उसे पढ़ाना हो या उसके साथ खेलना, उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी पूरा ख्याल रखती। साथ ही सास की सेवा में भी कोई कमी नहीं आने देती। सुहास भी अब उर्मी की खुशियों का ध्यान रखने लगा था। इस बीच उर्मी अपने मायके भी जाकर आ गई थी। माँ ने सबसे पहले तरु के बारे में ही पूछा था और जब उसने माँ को सब बताया तो वह चिंता मुक्त हो गई। घर में चहल पहल रोज की अपेक्षा अधिक थी। 2 बज चुके हैं। उर्मी अभी भी रसोई में व्यस्त है। सुहास की बड़ी बहन मेघा आज अपने दोनों बच्चों के साथ आई हैं। तरु भी स्कूल से आते ही बिना कपड़े बदले पिंकी और अंशुल के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। काम में व्यस्त होने के कारण उर्मी ने ध्यान नहीं दिया कि आज किसी ने तरु के हाथ मुंह धोकर उसके कपड़े नहीं बदलवाए। वह तो सोच रही थी कि मम्मी जी उसे व्यस्त देख खुद ही उसके कपड़े बदल देंगी। मैं तो बस भाग भाग कर कभी ननद की, कभी उनके बच्चों की, तो कभी सासू माँ की फरमाइशें पूरे करने में रत थी, पर तरु को खाना खिलाना नहीं भूली। अतः खाना लेकर यशोदा देवी के कमरे में पहुँची। तरु खेल में खोई हुई थी। मेघा माँ से बातें कर रही थी, पर उसे देखते ही चुप हो गईं। उर्मी को थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर उसने उधर ध्यान नहीं दिया।
बल्कि तरु को स्कूल के कपड़ों में देखकर बोली, तरु, आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले। चलो आओ, पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो, फिर खाना खाने के बाद खेलना। कहती हुई वह उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाने लगी। तुम कहना क्या चाहती हो उर्मी? वो अपने कपड़े खुद बदलती है, अपने आप ही हाथ मुंह धोती है। मेरी बेटी उससे 1 साल बड़ी है, पर आज भी मैं ही उसके सारे काम करती हूँ। और तुम? मेघा ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा कि मम्मी जी ने कर दिया होगा, वह बोली। अब भी मम्मी जी ही करेंगी, मेघा फुफकारती हुई बोली। उसने जो आधा वाक्य बोला, उर्मी के आहत हृदय ने उस वाक्य को पूरा कर लिया। अब भी मम्मी जी ही करेंगी तो तुम क्या करोगी? बिना रुके तरु को लेकर अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें भर आईं। तरु उसकी आंखों में आंसू न देख ले, इसलिए उसे कमरे में छोड़ वह जल्दी से बाथरूम में चली गई। एकांत का आभास पाकर आहत दिल ने नियंत्रण खो दिया और जबरन रुका आंसुओं का सैलाब पलकों का बंधन तोड़ बह निकला। मम्मी जल्दी करो, मुझे पिंकी दीदी के साथ खेलना है। तरु की आवाज़ सुन उर्मी ने जल्दी से मुंह धोया और तौलिया से पोंछती हुई बाथरूम से बाहर आई और उसके कपड़े बदले, हाथ पैर मुंह धुलाकर उसे खाना खिलाया। इंसान को राह चलते यदि किसी पत्थर से ठोकर लग जाए तो वह या तो उस पत्थर को वहाँ से उखाड़ फेंकता है या उससे बचकर कतराकर निकलता है, किंतु रिश्तों में अक्सर ऐसा करना संभव नहीं होता। बहुधा आहत करने वाले, दर्द देने वाले रिश्तों को भी ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हुए निभाना पड़ता है। उन्हें ना तो उखाड़ कर फेंका जा सकता है, ना ही उनसे बचने के लिए दूर हुआ जा सकता है। ऐसी ही स्थिति उर्मी की थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसकी ननद अपनी माँ को भड़काने का प्रयास कर रही है। वह अपनी मम्मी के समक्ष यह सिद्ध करना चाह रही थी कि उर्मी तरु के प्रति लापरवाह है। फिर भी उसे हंसते हुए ही सेवा करनी है। परंतु उसे खुशी हुई थी जब मम्मी जी की आवाज़ कान में पड़ी। चुप रह मेघा, फिजूल की बातें मत कर। वह तरु का बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू अपनी बेटी का रखती है। तू तो यहाँ रहती नहीं, फिर कुछ ही घंटों में तूने वो देख लिया जो मेरी अनुभवी आंखें आज तक नहीं देख पाईं। उर्मी इतना सुनकर रसोई में चली गई। उसे सुहास के लिए चाय बनानी थी और वो अब इससे ज़्यादा कुछ सुनना भी नहीं चाहती थी। खुशी के मारे उसका मन मानो हवा में उड़ रहा था। मम्मी जी के लिए उसके मन में सम्मान और बढ़ गया। मेघा अपने पति और बच्चों के साथ 2 दिन रही। उर्मी ने उनका खूब सेवा सत्कार किया। अब उसे मेघा से भी कोई शिकायत न थी। उसने एहसास भी नहीं होने दिया कि उसने कुछ सुना या महसूस किया। जाते समय मेघा और उसके पति ने भी उर्मी की खूब प्रशंसा की और अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मम्मी, मैं भी चलूँगी आपके और पापा के साथ, प्लीज़। उर्मी को सूटकेस में कपड़ा रखते देख तरु ने जिद करते हुए कहा, बेटा आप नहीं जा सकते, हम काम से जा रहे हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, सुहास ने कहा। कहते हुए सुहास ने तरु को गोद में उठा लिया और कमरे से बाहर की ओर चला गया। जाते हुए तरु उर्मी को उम्मीद भरी नज़रों से देखती रही। उसकी मासूम आंखों में झिलमिलाते मोती उर्मी को भीतर तक नम कर गए। उसका रुआंसा उदास सा चेहरा उसकी ममता को झकझोर गया। तरु को जब से पता चला था कि उसके मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, तब से वह लगातार साथ जाने की जिद कर रही थी। सुहास को ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए भोपाल जाना था। यह सुनते ही मम्मी जी बोल पड़ी, बहू को भी ले जा, 1 आध हफ्ते के लिए घुमा ला। वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों कहीं गए भी नहीं हो, अलग से ज़्यादा छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी, 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे। सुहास ने भी मम्मी की बात मानकर अपने 2 दिन के टूर को 1 हफ्ते का कर लिया था। 2 दिन में ऑफिस का काम खत्म करके फिर उर्मी के साथ घूमने का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया और उसे अपना सामान रखने को कहा। परंतु यह सुनते ही उर्मी ने कहा था, तरु कैसे रहेगी हमारे बिना, उसे भी ले चलते हैं साथ, उसे मम्मी संभाल लेंगी। अब तक भी तो भाई संभालती रही हैं ना, तुम फिक्र मत करो, कहकर सुहास ने उर्मी को चुप करा दिया। अब तरु की वो विनीत आंखें उर्मी की ममता को झकझोरने लगीं। उसे महसूस हुआ जैसे सिर्फ तरु ही नहीं, वह भी उसके बिना नहीं रह पाएगी। वह कपड़े ज्यों के त्यों छोड़ कमरे से बाहर आ गई।
पर हाल में सुहास नहीं मिला तो मम्मी जी के कमरे में चली गई। मम्मी जी, आप समझाइए ना उन्हें कि तरु को भी ले चलें, वो रो रही है, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, कहती हुई उर्मी ने कमरे में प्रवेश किया। बच्ची है, अभी तुम्हें देखकर जिद कर रही है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसकी जिद तुम मान लोगी, पर तुम्हारे जाने के बाद वो शांत हो जाएगी। वहाँ भी बच्ची को संभालती रहोगी तो क्या फ़ायदा होगा तुम्हारा जाने का, यशोदा देवी ने उसे समझाया। पर मम्मी जी, मेरा भी कहाँ उसके बिना मन लगेगा। 2 दिन ऑफिस के काम में व्यस्त रहेंगे और मैं अकेली होटल के कमरे में बोर होंगी। तरु होगी तो उसके साथ घूम फिर कर मन लग जाएगा। प्लीज़ आप समझाइए या फिर मना कर दीजिए, हम कभी और चले जाएंगे। यशोदा देवी समझ गई थीं कि उर्मी तरु के बिना जाना नहीं चाहती। अतः जब सुहास अपनी बेटी को बहलाकर घर वापस आए तब तक 3 लोगों के कपड़े सूटकेस में रखे जा चुके थे। तरु खुशी से पूरे घर में चहक रही थी। सुहास ने मानो दोनों के एकांत में खलल पड़ जाने की प्यार भरी शिकायत आंखों ही आंखों में की हो उर्मी से। तरु की खुशी से पूरे घर में खुशी थिरक रही थी। सभी के होंठ पर मुस्कान थी। अचानक रसोई में काम करती उर्मी की इंद्रियां सतर्क हो उठीं, जैसे ही उसे तरु की आवाज़ सुनाई पड़ी। दादी, सौतेली क्या होता है? मेरी मम्मी सौतेली हैं क्या? तरु हाल में यशोदा देवी से पूछ रही थी। उस मासूम को कहाँ पता था कि उसके इस सब से किसी की ममता छलनी हो सकती है। उसे तो जब उसके दिल में अंकित माँ की छवि पर, उसके अस्तित्व पर यह सब प्रहार करता प्रतीत हुआ तो उसने सही जवाब पाने की उम्मीद से पूछ लिया। तुमसे किसने कहा ये? कहाँ से सीखती हो ये सब? यशोदा देवी झिड़कती हुई बोली। मैं नहीं सीखती, वो अंशुल भैया और पिंकी दीदी कह रहे थे उस दिन, उसने मासूमियत से सफाई दी। क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि मेरी मम्मी सौतेली हैं। मैंने पूछा सौतेली क्या होती है? तो कहने लगे कि बुरी मम्मी को सौतेली कहते हैं, वो कभी प्यार नहीं करती और हमारी असली मम्मी भी नहीं होती। मेरी मम्मी तो बुरी नहीं है ना दादी, फिर वो तो सौतेली भी नहीं है ना? तरु तो जैसे अपने ही भीतर के द्वंद से छुटकारा पाना चाहती थी। मेरी गुड़िया, तुझे तेरी मम्मी कैसी लगती है? यशोदा देवी ने पूछा। बहुत अच्छी, वो तो मुझे कितना प्यार करती हैं। पापा मना कर रहे थे, फिर भी मम्मी मुझे अपने साथ लेकर भी जा रही हैं, उसने मासूमियत से कहा। फिर तू खुद ही सोच लो, वो सौतेली कैसे हो सकती हैं? जो लोग ऐसा कहें उनसे बोल दिया कर कि मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी हैं, उससे अच्छी मम्मी तो मुझे मिल भी नहीं सकती। अंशुल और पिंकी को तो मैं डांट लगाऊंगी, फिर ऐसा कहना भूल जाएंगे, यशोदा देवी ने उसे समझाते हुए कहा। उर्मी अपने गालों पर ढोलक आए आंसुओं की बूंदों को पोंछते हुए लंबी निश्वास छोड़ते हुए अपने आप से ही बुदबुदाई। पता नहीं ये कलंकित सब जीवन में कभी पीछा छोड़ेगा भी या नहीं। घर के खुशनुमा वातावरण में कुछ पल के लिए नीरवता व्याप्त हो गई थी। यशोदा देवी मन ही मन क्रोध से आग बबूला हुई जा रही थी कि उनकी बेटी मेघा ही अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें करती होगी, तभी तो बच्चे ऐसा कह रहे थे। वह भीतर ही भीतर अपने क्रोध को पीने की कोशिश कर रही थीं और सोच रही थीं कि सुहास उर्मी और तरु के साथ चला जाए, फिर बात करती हूँ मेघा से। वह घड़ी भी आई। उर्मी ने सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सुहास ने माँ को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। तरु ने चहकते हुए खुशी खुशी दादी को पप्पी देकर बाय किया। यशोदा देवी ने घर की फिक्र बुलाकर हफ्ते भर आनंद पूर्वक बिताने की सलाह देते हुए अपना ध्यान रखने को कहकर उन्हें विदा किया। खाली घर उन्हें जैसे काटने को दौड़ने लगा। सुहास ने कहा था कि मेघा दीदी को बुला लेना, पर बेटी के प्रति उनका क्रोध उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उर्मी के कहने पर सुहास ने पहले ही मेघा को फ़ोन करके माँ के पास रहने के लिए कह दिया था। इसलिए थोड़ी ही देर में मेघा का फ़ोन आया कि वह कल बच्चों के साथ आ रही है। यह पूरा हफ्ता मेघा अंशुल और पिंकी के साथ खुशी खुशी बीत गया। यशोदा देवी ने बेटी को प्यार से समझाया भी कि बच्चों के सामने कभी उर्मी के लिए सौतेली शब्द का प्रयोग न करें। अपनी बहू की तारीफ करते हुए उसके लिए मन में किसी भी दुर्भावना को ना रखने की सलाह भी दी। ठीक है बाबा, गलती हो गई, अब नहीं करूँगी। तुम्हारी बहू के लिए कुछ भी, वैसे
वो है भी अच्छी, ये मैं भी मानती हूँ। पहले थोड़ा डर था पर अब नहीं है। कहते हुए मेघा ने बात खत्म कर दी। सुहास उर्मी और तरु के साथ वापस आ गया। उर्मी सभी के लिए कुछ ना कुछ लाई थी। मेघा भी उससे मन ही मन खुश थी, पर न जाने क्यों उसके समक्ष उसकी तारीफ करने से उसका अहंकार आहत हो रहा था। सुहास के वापस आने के अगले दिन ही मेघा और बच्चे अपने घर चले गए। जल्दी जा बहू, स्कूल की छुट्टी हो चुकी होगी, वहाँ किसी को ना पाकर बच्ची घबरा जाएगी। यशोदा देवी उर्मी के हाथ से चाय लेते हुए बोली। जी मम्मी जी, जा रही हूँ, मैं रिक्शा ले लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। कहती हुई वह जल्दी जल्दी पैरों में घर की चप्पल डालकर वो तरु को स्कूल से लाने के लिए चल दी। आज तरु को लाने के लिए ज्यों ही यशोदा देवी घर से निकल रही थीं, तभी पड़ोस की वसुंधरा आंटी और उनकी एक और सखी यशोदा देवी से मिलने आ गईं, तो उन्हें रुकना पड़ा। उर्मी उनके लिए चाय बनाने लगी, इसलिए वह भी समय से ना जा सकी। अब तक तो स्कूल की छुट्टी भी हो गई होगी, कम से कम 15-20 मिनट का पैदल का रास्ता है। आज तो कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा। वह लगभग भागती हुई सी जा रही थी। न जाने क्यों उसे घबराहट होने लगी। तरु रो रही होगी, छोटी बच्ची है, किसी को वहाँ ना पाकर घबरा जाएगी, कहीं अकेली ही ना आने लगे। हे भगवान, फिर तो उसे रास्ता भी नहीं पता, खो गई तो। ऐसे ही न जाने कितने ही उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। वह इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी कि हाँफने लगी। जल्दीबाजी में मोटरसाइकिल से टक्कर होते होते बची। देखकर नहीं चल सकती, मरने के लिए मेरी ही बाइक मिली, चालक बोला। सॉरी, कहकर वह फिर उसी तेज़ी से चल पड़ी। तभी उसे एक साइकिल रिक्शा वाला दिखाई दिया। उसने उससे चलने के लिए पूछा तो उसने उल्टी दिशा में ना जाने की इच्छा जाहिर करते हुए दुगना किराया मांगा। मुँह मांगे पैसे देकर वह रिक्शे से स्कूल पहुंची। उसे तरु कहीं नज़र नहीं आई। लगभग सभी बच्चे जाग चुके थे, बस 2-4 बच्चे ही खड़े थे वहाँ। सरबान से पूछा तो उसने भी अनभिज्ञता जताई। अध्यापिका को भी कुछ पता नहीं था। उर्मी को रोना आ गया। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपनी बच्ची को, कहीं वह अकेली ही तो नहीं चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सुहास को फ़ोन किया, फिर अपनी सास को रोते रोते सारी बात बताई। मोहल्ले में यह बात फैल गई। स्कूल से घर तक जाने के सभी रास्ते खोज डाले, पर तरु कहीं नहीं मिली। उर्मी बदहवास सी हो चुकी थी। ना जाने क्यों स्वयं को अपराधी समझ रही थी। काश मैं समझ से पहुंच जाती तो मेरी बच्ची नहीं खोती, यही सोच उसकी सिसकियां रुकने नहीं दे रहा था। इसमें रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। पूरी रात बीत गई पर उसका कहीं पता नहीं चला। यशोदा देवी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें संभालने के लिए मेघा हर पल उनके पास थी। सभी नाते रिश्तेदार घर पर एकत्र हो चुके थे। सब अपने अपने तरीके से खोज रहे थे, पर उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। कब रात बीती, कब सूरज निकला और कब सुबह के 10 बज गए, किसी को इसका होश नहीं। अपनी माँ के कहने से उर्मी दवाई लेकर यशोदा देवी के पास गई। मम्मी जी, दवाई ले लीजिए। उसके इतना बोलते ही मेघा ने हाथ से पानी का गिलास झटके से ले लिया और उसी तेज़ी से दूसरे हाथ से दवाई ले ली। उसका ये बदला हुआ रवैया और उसे देखकर भी यशोदा देवी का कुछ न कहना उर्मी को भीतर तक हिला गया। उसे अब भी सभी का बर्ताव बदला बदला सा लग रहा था। सभी की नज़रें उसे शक की निगाहों से देख रही थीं। अब उसे महसूस हुआ कि रात से ही सुहास ने भी उससे बात नहीं की है। कल तक उस पर प्यार लुटाने वाला परिवार आज पराया लग रहा था। वापस कमरे में आकर माँ से लिपटकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जा बेटा, हिम्मत रख, बच्ची मिल जाएगी। माँ उसे ढाढ़स बंधाने का प्रयास किया। माँ, मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, रोते हुए उर्मी बोली। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। वह हॉल की ओर दौड़ पड़ी। सभी को इंतज़ार था कि अगर किसी ने किडनैप किया है तो फ़ोन अवश्य करेगा, पर माँ का हृदय न जाने कितनी आशंकाओं से घिरा हुआ था। सब इंस्पेक्टर की ओर देख रहे थे कि फ़ोन उठाएं या नहीं, पर तभी बेतासा भागती हुई आई उर्मी ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, फ़ोन टैप कर रहे इंस्पेक्टर ने उसे देर तक बात करने का संकेत दिया। उधर से आवाज़ आई, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या चाहिए तुम्हें बताओ।
मैं वो तुम्हें सब दूंगी, प्लीज़ मेरी गुड़िया को छोड़ दो, कहती हुई उर्मी फूट फूट कर रो पड़ी। सुहास ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। हेलो, उसके इतना बोलते ही दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। किडनैपर बहुत चालाक है, उसने जल्दी फ़ोन काट दिया ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके, इंस्पेक्टर ने कहा। सुहास उर्मी की ओर देखने लगा, फिर ना जाने क्या सोचकर उसे पकड़कर उस अपने कमरे में ले गया। बेड पर बैठाते हुए, मम्मी की तबीयत पहले ही ख़राब हो चुकी है, अब तुम अपनी तबीयत भी ख़राब मत कर लेना, संभालो अपने आप को, सभी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद रखो कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को। अचानक उर्मी को मानो किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा हो। आपकी बेटी? सुहास, क्या वो मेरी बेटी नहीं है? मेरा मतलब यही था, कहकर वह बाहर जाने लगा। मुझसे क्या गलती हो गई सुहास, क्यों सबकी नज़रें बदल गईं? मेरी भी तो बेटी किडनैप हुई है, वह रोते हुए बोली, पर सुहास बिना कुछ जवाब दिए चला गया। अचानक उर्मी की छठी इंद्री जागृत हो उठी। उसके फ़ोन उठाते ही किडनैपर को कैसे पता चला कि उसकी ही बेटी को उसने किडनैप किया है? उसकी आवाज़ भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उर्मी अब कोशिश करने लगी उस आवाज़ को पहचानने की कि कहाँ सुनी है उसने यह आवाज़, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। दिन बीतता जा रहा था, पर तरु का कोई पता नहीं चल पा रहा था। एक बार फिर और फ़ोन आया, तब किडनैपर ने 50 लाख की मांग की, पर जगह बताने से पहले ही फ़ोन रख दिया क्योंकि वह अधिक देर तक बात नहीं करना चाहता था। शाम के 7 बज रहे थे। अचानक मेघा की आवाज़ सुन सुहास चौंक पड़ा। वह बोल रही थी, पूरे घर में देख लिया, बाथरूम में भी देख लिया, पर वो कहीं नहीं है, अब क्या उसे भी ढूंढें? कौन नहीं है दीदी, किसकी बात कर रही हो? सुहास ने पूछा। तुम्हारी पत्नी की। उर्मी बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं बताया, मेघा बिफरती हुई बोली। गई होगी, कहीं आ जाएगी, कहकर सुहास किसी को फ़ोन करने में व्यस्त हो गया। उसे 50 लाख का इंतजाम जो करना था। सुहास ने फ़ोन काटा तो देखा उर्मी के 2 मिस कॉल आए हुए थे। उसने कॉल बैक किया। हेलो। दूसरी ओर से किसी पुरुष की आवाज़ सुनकर सुहास किसी अनहोनी के भय से कांप उठा। हेलो, उसने कहा, मैं इंस्पेक्टर भुवन सिंह बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात सुहास जी से हो रही है? जी, मैं सुहास बोल रहा हूँ। मिस्टर, आपकी पत्नी उर्मी सिटी हॉस्पिटल में है, आप शीघ्र आ जाएं, उनकी हालत गंभीर है। सुहास के हाथ से फ़ोन छूट गया, पैर लड़खड़ा गए तो उसके जीजा ने तुरंत उसे संभाल कर सोफे पर बैठाया। उसने अभी फ़ोन पर हुई सारी बात बताई और मेघा और उसके पति को घर पर इंस्पेक्टर के साथ छोड़कर उर्मी के मम्मी पापा और रिश्ते के भाई के साथ सुहास हॉस्पिटल पहुंचा। आईसीयू की ओर बढ़ते हुए सुहास के पैर कांप रहे थे। अचानक उसके पैर जहाँ के तहाँ जम गए। आईसीयू के सामने बेंच पर बैठी तरु सुबक रही थी। उसे देखते ही दौड़कर लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पापा, मम्मी को कुछ होगा तो नहीं? प्लीज़ डॉक्टर साहब से बोलो उनको जल्दी से ठीक करने को, सुबकियाँ लेती हुई तरु बोली। कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मी को, कहते हुए सुहास ने उसे उर्मी की माँ की गोद में दे दिया और इंस्पेक्टर से बात करने लगा। अंदर डॉक्टर ऑपरेशन करके उर्मी का रक्तस्राव रोकने का प्रयास कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने सुहास और उर्मी के माता पिता को सारा वृत्तांत बताया। उसने बताया कि उर्मी को फ़ोन पर आवाज़ जानी पहचानी लगी तो मस्तिष्क पर जोर देने के बाद उसको शक उसके पड़ोस में रहने वाली प्रभावती ताई के किराएदार इमरान पर गया, जो उनके मायके का ही था और उन्हें बुआ कहता था। तभी उर्मी चुपचाप बिना किसी को बताए अपने मायके गई, पर उसने इंस्पेक्टर भुवन को फ़ोन करके सारी बात बता दी थी और उनसे मदद मांगी। उसका मायका इंस्पेक्टर भुवन के कार्य क्षेत्र में ही आता था, अतः उन्होंने भी मदद करने का आश्वासन दिया। उर्मी अपने घर की पहली मंजिल के कमरे की खिड़की से चुपचाप इमरान पर नज़र रख रही थी। जब वह घर से बाहर गया तो उसने इंस्पेक्टर भुवन को फ़ोन करके बता दिया और इंस्पेक्टर उसका पीछा करने लगा। उधर उर्मी चुपचाप ताई के घर में गई और इमरान के कमरे के दरवाजे की झिरी से भीतर कमरे में झांक कर देखने लगी, पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर वह ताई के घर के अन्य कमरों में देखने का प्रयास करने लगी। उसने सोचा कि हो सकता है उसने तरु को वहाँ छिपाया हो,
क्योंकि मम्मी बता रही थी कि प्रभावती ताई इस समय पूरे परिवार के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए गई हैं। तभी उसे स्टोर रूम में कुछ खटपट की आवाज़ आई। वह उसी ओर गई। दरवाजे में बाहर से ताला था, अंदर अंधेरा था। उसने दरवाजे को धीरे से खटकाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वह वापस जाने लगी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। वह झटके से मुड़ी और आवाज़ दी, तरु। उसे लगा अंदर कोई है। भय के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे। साहस करके उसने इंस्पेक्टर भुवन को फ़ोन करके सब बताकर वहां आने के लिए कहा और खुद बाहर से एक ईंट का टुकड़ा लाकर ताला तोड़ने लगी। बहुत कोशिश के बाद वह ताला तोड़ने में कामयाब हुई। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके पैरों तले धरती खिसक गई। सामने कुर्सी पर तरु बंधी हुई थी। मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांधा हुआ था। दोनों हाथ कुर्सी के हत्थों के साथ पैर कुर्सी के पैरों से बंधे हुए थे। आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। पूरा चेहरा ही नहीं, बाल भी पसीने से लथपथ हो रहे थे। उसे देखकर छूटने के प्रयास में किए गए उसके संघर्षों का पता चल रहा था। उस नन्ही सी जान ने कुर्सी समेत खिसक कर सामान गिराकर अपने वहाँ होने की सूचना देने की कोशिश में कितनी जद्दोजहद की होगी, इसका अनुमान उसके आसपास की स्थिति देखकर लगाया जा सकता था। उसकी दयनीय दशा देख उर्मी का खून खौल उठा। उसने जल्दी जल्दी उसे खोला और सीने से लगा लिया। रो रो कर तरु की सिसकियाँ बन गई थीं। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस माँ से ऐसे चिपक गई थी जैसे उसे भय हो कि कोई उसे खींचकर अलग ना कर दे। तभी उन्हें बाहर बाइक रुकने की आवाज़ सुनाई दी। उर्मी समझ गई कि इंस्पेक्टर भुवन आ चुके हैं। वह तरु को लेकर बाहर आई और सामने इमरान को देख उसके पैर जहाँ थे वहीं जम गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्यों, क्रोध की अधिकता से या तरु के किसी अहित के भय से। यह तूने ठीक नहीं किया उर्मी, इसे यहीं छोड़ दे, नहीं तो क्या? उर्मी दहाड़ी। अचानक ही उसमें ना जाने कहाँ से इतना साहस आ गया था कि उसने सोच लिया था कि वह इसे नहीं छोड़ेगी। उधर इमरान की आवाज़ सुनते ही तरु ने उर्मी को और ज़ोर से जकड़ लिया। देख, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जब तक पैसे नहीं आ जाते मैं तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूँगा। कहते हुए वह उर्मी की ओर बढ़ा। वहीं रुक जा इमरान, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। पैसे तो तू भूल ही जा। अगर खुद को बचाना है तो यहाँ से भाग जा। उर्मी उसे चेतावनी देकर मुख्य गेट की ओर बढ़ गई, पर वह कहाँ मानने वाला था। उसने वहीं पड़ा लोहे का रॉड उठाकर उर्मी के सिर पर दे मारा। वह चीख कर वहीं गिर गई। वह दोबारा उस पर प्रहार करने ही जा रहा था कि तभी इंस्पेक्टर भुवन ने गोली चला दी जो उसके कंधे में लगी। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार करके दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। सुहास की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। भगवान, मेरी उर्मी को बचा लो। मेरी बच्ची को दोबारा बिन माँ की मत करना। ऊपर देखता हुआ मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। उर्मी के पापा ने फ़ोन करके घर पर तरु के मिलने की खबर दे दी। यशोदा देवी की तबीयत मानो ईश्वरीय चमत्कार से ठीक हो गई। वह अस्पताल पहुंची। ऑपरेशन सफल हुआ। उर्मी अब खतरे से बाहर थी। यशोदा देवी, मेघा, सुहास और उर्मी के मम्मी पापा सभी उसके सामने थे। तरु उसके पास ही खड़ी थी। सबकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। मुझे माफ़ कर दो उर्मी, मैं शायद कभी तुम्हें मन से अपना ही नहीं पाई थी। हमेशा तुम्हारे कामों में कमियां ढूंढकर तुम्हें सौतेली साबित करने की कोशिश की, पर तुमने हमेशा मुझे गलत सिद्ध किया। इस बार तो मैंने हद ही कर दी। एक माँ होकर तुम्हारी ममता नहीं समझ सकी। यही क्यों, हम सभी तुम्हारे अपराधी हैं बहू। हमने भी तुम्हारा दुख नहीं समझा और तुमसे नज़रें फेर लीं। यशोदा देवी की आंखों से पश्चाताप की 2 बूंदें लुढ़क कर उर्मी के हाथ पर गिरी। यशोदा जी की बात सुनकर उर्मी बोल पड़ी, आप लोग मुझसे बड़े हैं, माफ़ी मांगकर शर्मिंदा न करें। कहते हुए उसकी नज़र सुहास की ओर उठी। वह दोनों हाथों से कान पकड़े किसी मासूम बच्चे सा खड़ा था। उसको ऐसे देख उर्मी को हंसी आ गई। आज उसकी इस हंसी पर सभी निहाल हो रहे थे। सभी के दिल पर जमी भ्रम की काई आज साफ हो चुकी थी।